प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने अभिक्रिया का वेग और रस समीकरण मितीय गुणांक जो होता था क्रिया कारक और उत्पादों का, उनके बीच संबंध और उनके ऊपर आधारित बहुत सारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉल्व की। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इसी चैप्टर का, जो कि आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और वो होता है अभिक्रिया वेग नियम। अभिक्रिया वेग नियम, इसको हम अभिक्रिया वेग व्यंजक भी कह देते हैं। अभिक्रिया वेग व्यंजक, ठीक है। और जब हम ये सीख लेंगे तो इसी के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक आ जाएगा, और वो जो टॉपिक आएगा वो हमारा होता है अभिक्रिया वेग स्थिरांक, ठीक है। या इसी को ही कहते हैं हम विशिष्ट अभिक्रिया वेग। इसी को ही क्या कहते हैं हम? विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहते हैं। देखिएगा क्या होता है, समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है और वो है कि ये क्रिया कारक है जो कि उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। क्रिया कारक है जो कि किसमें परिवर्तित हो रहा है? उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। अब सुनिए, अब अगर मैं यहां से अभिक्रिया का वेग निकालूं, मैं कहूं कि मुझे अभिक्रिया का वेग बताइए, तो ये जो अभिक्रिया का वेग है, ये अभिक्रिया का वेग हम दो प्रकार से ज्ञात करेंगे। कैसे? अगर मैं इस अभिक्रिया के वेग को रासायनिक बल गतिकी से निकालूं, किससे निकालूं? रासायनिक बल गतिकी से। रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे अगर अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है, इसका वेग अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार निकालूं, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार निकालूं, तो मैं लिखूंगा कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा? अभिक्रिया का वेग, तो क्रिया कारक के संदर्भ में अगर मैं ज्ञात करूं तो मैं कहूंगा कि क्रिया कारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय। चूंकि क्रिया कारक घटेगा इसलिए वेग ऋणात्मक हो जाएगा, और उसे धनात्मक बनाना है तो माइनस का चिन्ह लगा दूंगा। तो रासायनिक बल गतिकी इस चैप्टर में जो हमने सीखा है, उससे तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग ये होगा, बिल्कुल यही। ले अगर यही अभिक्रिया का वेग मैं पूछूं आपसे, तो इसी अभिक्रिया के वेग को हम ज्ञात करें। किससे ज्ञात करें? तो इसी अभिक्रिया के वेग को अगर हम ज्ञात करें सक्रिय द्रव्यमान के नियम से। इसी अभिक्रिया के वेग को अगर हम किससे ज्ञात करें? सक्रिय द्रव्यमान के नियम से ज्ञात करें। तो बताइएगा, सक्रिय द्रव्यमान के नियम से अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए सक्रिय द्रव्यमान का नियम क्या कहता था। वो कहता था, देखना, अगर मैं कोई अभिक्रिया लिखूं, मैं लिखूं कि मेरे पास में ये ए है, ये बी है, और ये उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। ए जो है इसके मोलों की संख्या कितनी है? N1। बी के मोलों की संख्या है N2। ये संतुलित क्रिया है, उत्पाद का निर्माण हो रहा है। सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहता था कि ये जो मैंने अभी जो समीकरण लिखी है, इस समीकरण के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्या होगा? तो इसके अनुसार अभिक्रिया का वेग, इसके अनुसार अभिक्रिया का वेग बराबर होता है किसके? वेग स्थिरांक के होता है यहाँ पर। और क्या होता है? ए जो है उस ए का सक्रिय द्रव्यमान, बी जो है उस बी का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है। और क्या होता है? ए के ये जो मोल थे, ये मोल इसकी घात के रूप में हो जाते हैं, और बी के जो मोल थे वो इसकी घात के रूप में हो जाते हैं। ये होता है सक्रिय द्रव्यमान का नियम। तो इसकी सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन ये जो अभिक्रिया का वेग आता है सक्रिय द्रव्यमान से, ये केवल कैसा होता है, सैद्धांतिक मान होता है। कैसा मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है। अगर हम इसी को ही प्रैक्टिकली कहें, प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली कहेंगे तो हम कहेंगे प्रैक्टिकली कि भाई अभिक्रिया का वेग, यहां पर आप इस वेग स्थिरांक, इसके स्थिरांक की जगह आप समानुपाती का चिन्ह भी लगा सकते हैं। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, ए का सक्रिय द्रव्यमान, बी का भी सक्रिय द्रव्यमान और इनकी घात। अब देखो याद रखना है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम तो ये कहता है कि ये जो आपके पास अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का वेग इनके सक्रिय द्रव्यमान का जो गुणनफल है उसके समानुपाती होगा, और उनके जो मोलों की संख्या थी, जो उनका रस समीकरण मितीय गुणांक था, उसे हम घात के रूप में लिख देते हैं। लेकिन रासायनिक बलगतिकी के अंदर जब हम यही बात लगाते हैं तो कहते हैं कि इसी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा, ए के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होगा बी के सक्रिय द्रव्यमान के, दोनों के गुणनफल के। लेकिन यहां पर जो इनके मोलों की संख्या है, जरूरी नहीं है कि घात के रूप में यही रहे, घात के रूप में ये कुछ भी हो सकती है। इट मीन्स ये जो घात के रूप में जो यहां पर संख्या लिखते हैं, बी के मोलों की संख्या n2, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी के मोलों की संख्या या घात जो है वो इसके मोल की संख्या n2 के बराबर ही रहे, ये कुछ भी हो सकती है। प्रायोगिक रूप से जब हम ज्ञात करते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है वो वेग आपका इसके बराबर होता है। सैद्धांतिक रूप से जब सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाते हैं तो सैद्धांतिक रूप से सक्रिय द्रव्यमान का नियम होता है कि ये जो आपके पास समीकरण है, समीकरण का अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा दोनों क्रियाकारकों का जो सक्रिय द्रव्यमान उसके गुणनफल के और उनके मोलों की संख्या उनके घातक रूप में होगी, सैद्धांतिक रूप से। लेकिन जब हम प्रायोगिक रूप से सक्रिय द्रव्यमान का नियम लगाते हैं तो ये तो सैद्धांतिक रूप से है, और ये इसी समीकरण के लिए अभिक्रिया का वेग प्रायोगिक रूप से है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आपको सक्रिय द्रव्यमान का नियम थोड़ा सा बताया। सैद्धांतिक रूप से तो ऐसा ही होगा, लेकिन प्रायोगिक रूप से जरूरी नहीं है कि घात जो है ना वो यही रहे, n1 n2 ही रहे। ये घात कुछ भी हो सकती हैं। कौन सी होंगी, xy 2 4 5 क्या होंगी, तो ये तो हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात करेंगे कि किस समीकरण के लिए क्रियाकारकों की घात का मान क्या होगा। ये तो हम यहाँ रासायनिक बलगति में ज्ञात करेंगे। सैद्धांतिक रूप से जो हमने पढ़ा है सक्रिय द्रव्यमान का नियम, वो तो वही रहेगा, लेकिन प्रायोगिक रूप से अभिक्रिया का वेग ये होगा। अब ये जो मैंने समीकरण लिखी हुई है ये बात, अगर इसी समीकरण के लिए मैं सक्रिय द्रव्यमान से अभिक्रिया का वेग लिखूं तो बताइएगा क्या आ जाएगा। तो सक्रिय द्रव्यमान के नियम से अगर इसी समीकरण के लिए मैं अभिक्रिया का वेग लिखूं तो लिखूंगा सर अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के। ठीक है। और देखिएगा यहां इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, इसका आगे कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 है तो फिर घात कितनी होगी, 1 अगर मैं लिखूंगा यहां पर तो ये तो सक्रिय द्रव्यमान का नियम सैद्धांतिक रूप से लागू हो जाएगा। लेकिन ये घात कुछ भी हो सकती है, जरूरी जो लिखा है वही होगी, कुछ भी हो सकती है। और कौन सी होगी कैसे पता चलेगा, प्रायोगिक रूप से पता चलेगा। तो फिर मुझे क्या करना है, पता नहीं है घात कितनी हो सकती है, तो r की घात मैंने यहाँ पर क्या लिख दी है, x। कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। जब मैं ये मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात करूंगा तो ये कुछ भी हो सकता है। सैद्धांतिक रूप से अगर मैं यहाँ सक्रिय द्रव्यमान का नियम लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा अभिक्रिया का वेग समानुपाती, क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ अगर सैद्धांतिक रूप से लिखूंगा तो लिखूंगा अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्रियाकारक का सक्रिय द्रव्यमान कौन है, r, और घात कितनी होगी, उसके मूल की संख्या 1 के बराबर। सैद्धांतिक रूप से तो यही लिखा जाएगा, बट प्रायोगिक रूप से जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रायोगिक रूप से मैं अभिक्रिया का वेग लिखूंगा। तो देखिएगा मेरे पास में समीकरण ये यही है, क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, मुझे इस समीकरण के अनुसार इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना है। वेग भी मैं 2 प्रकार से ज्ञात कर रहा हूं, रासायनिक बलगतिकी के अनुसार ऐसे लिखूंगा, और इसी अभिक्रिया का वेग मैं सक्रिय द्रव्यमान के नियम के अनुसार ऐसे लिखूंगा। तो देखिएगा मेरे पास में 2 प्रकार से अभिक्रिया का वेग आ चुका है।
बोलिए कैसे कैसे आ चुका है अभिक्रिया का वेग? मेरे पास में अभिक्रिया का वेग रासायनिक बल गतिकी के अनुसार आ चुका है, सक्रिय द्रव्यमान के अनुसार आ चुका है। अब अभिक्रिया तो ये एक ही है ना, और अभिक्रिया एक ही है, तो अभिक्रिया का वेग ये इसके बराबर भी, अभिक्रिया का वेग इसके समानुपाती भी है। बताओ ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे बराबर? इसको मैं क्या कह दूं, समीकरण नंबर 1 कह दूं, इसे क्या कह दूं, समीकरण नंबर 2 कह दूं। बताओ समीकरण 1 व 2 से क्या कर सकता हूं, ये जो अभिक्रिया का वेग है, इस अभिक्रिया के वेग की जगह बताओ ये मान लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? तो लिख दूंगा। तो बताओ क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 1 व 2 से, 1 व 2 से हो जाएगा कि ये जो अभिक्रिया का वेग है उसकी जगह मैं ये लिख लूंगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होगा, माइनस dr बटा dt। और ये जो माइनस dr बटा dt है उसको मैंने यहां लिखा, तो यही किसके समानुपाती हो जाएगा, r, और r की पावर किसी भी x के समानुपाती होगा। अब ये x इसके मोलों के अनुसार कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ होगा वही भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जो कि प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ से समानुपाती के चिन्ह को हटा दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस dr अपॉन dt, अभिक्रिया का ये वेग है, बराबर समानुपाती को हटाऊंगा तो मुझे स्थिरांक लगाना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा, क्रिया कारक है r, और इसकी घात भी कुछ ना कुछ। ये जो मेरे पास बन गया है इसे ही हम कहते हैं अभिक्रिया वेग नियम, या यही कहलाता है अभिक्रिया वेग व्यंजक। ये जो समीकरण मेरे पास बन गई है इसी को ही हम कहते हैं अभिक्रिया वेग नियम, या इसी को ही कहते हैं अभिक्रिया वेग व्यंजक, या इसी को ही हम कहते हैं ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। ये जो मैंने लिखी है यही क्या कहलाती है, इस अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण कहलाती है। इसी को ही अभिक्रिया वेग नियम या इसी को ही अभिक्रिया वेग व्यंजक कहते हैं। अब यहां पर जो हमने स्थिरांक लगाया है ये, इस स्थिरांक के को हम कहते हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो यहां से जो k है इस k को कहना है अभिक्रिया वेग स्थिरांक, या इसको हम कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, विशिष्ट अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग स्थिरांक। अच्छा, एक चीज और समझना, ये जो मैंने इस समीकरण के लिए ये लिखा है, इस समीकरण के लिए लिखा है, तो ये जो मैंने लिखा है इसे हम कहेंगे सक्रिय द्रव्यमान का नियम सैद्धांतिक रूप से, जबकि ये जो मैंने लिखा है ये क्या है, सक्रिय द्रव्यमान का नियम प्रायोगिक रूप से। ठीक है ना, उसको हम सक्रिय द्रव्यमान का नियम कह सकते हैं और इसको अभिक्रिया वेग नियम कह सकते हैं, याद रखना। ये अभिक्रिया का वेग नियम, ये सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, ऐसा भी कहा जा सकता है। और जब हमने इन दोनों वेग, इस समीकरण के लिए दोनों वेगों को मिला दिया तो फिर हमारे पास जो समीकरण आ गई, इस समीकरण को हम कहेंगे अभिक्रिया वेग नियम भी कहते हैं, अभिक्रिया वेग व्यंजक भी कहते हैं, और रेट लो इक्वेशन भी इसे हम कहते हैं। रेट, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रेट लो इक्वेशन, रेट लो इक्वेशन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हमने स्थिरांक लगाया है k, इस k को कहते हैं अभिक्रिया वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ठीक है, चलिए अब कुछ और एग्जांपल लेकर के समझते हैं, आगे जो हम पढ़ेंगे और इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो ये क्रिया कारक था, उत्पाद में बदला, अभिक्रिया वेग नियम क्या बनेगा, बनेगा माइनस dr अपॉन dt। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा k r की घात x। यहां से जो हमने k लगाया था इस k को ही हम क्या कहेंगे, इस k को हम कहेंगे वेग स्थिरांक।
या इसी को हम कहेंगे विशिष्ट अभिक्रिया वेग। कुछ इसी तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए एक समीकरण है ए और बी, अभिक्रिया जिसमें ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। ए के मोलों की संख्या कितनी है? N1, बी के मोलों की संख्या है N2। तो अब अगर आपको कहा जाए कि इसका वेग नियम लिखो, इसका क्या लिखो? अभिक्रिया वेग नियम, या इसकी वेग समीकरण लिखो, या आपको बोलेगा इसका वेग व्यंजक लिखो, कुछ भी कह सकता है। तो कैसे लिखेंगे? तो वेग नियम, वेग समीकरण और वेग व्यंजक क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि इसके अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर के, अभिक्रिया का वेग बराबर के, वेग स्थिरांक। और आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान, बी का सक्रिय द्रव्यमान, और इनकी क्या होगी? घात होगी। अब ये घात इस N1 N2 के बराबर भी हो सकती है और कुछ अलग भी हो सकती है। ये घात कैसे निकाली जाएगी? प्रायोगिक रूप से निकाली जाएगी। तो a की घात x, b की घात y, ये इस समीकरण का क्या हो गया है? वेग व्यंजक हो गया है, या वेग नियम हो गया है इसका। यहां से जो आपने के लगाया है, इस के को हम क्या कहेंगे? ये हमारा होता है वेग स्थिरांक, या इसे हम कहते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। बोर्ड के एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया। क्या पूछा गया? सवाल जो पूछा गया वो पूछा गया कि जो आपका वेग स्थिरांक होता है, या जो विशिष्ट अभिक्रिया वेग होता है, इसे परिभाषित करो, इसे परिभाषित करो। परिभाषित कैसे करेंगे? देखिएगा, अगर एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए? यहां से देखो, ये क्या चीज है? तो ये आपके पास है अभिक्रिया का वेग, ये जो है ये क्या है? तो ये है आपके पास अभिक्रिया का वेग बराबर के आर की घात x। यहां से एक काम किया जाए। क्या काम किया जाए? देखो, ये जो क्रिया कारक है R, अगर इसकी यहाँ जो सांद्रता है, अर्थात जो सक्रिय द्रव्यमान है, अगर उसको इकाई मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए इसे? इकाई। इकाई का मतलब एक। तो एक अगर मान लोगे तो एक की घात x, तो एक की घात चाहे कितनी करो, क्या उत्तर आता है? एक ही आता है। बताओ, ये पूरा का पूरा एक हो जाएगा। एक को के से गुणा करोगे तो के ही रह जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में अभिक्रिया का जो वेग है वो के बराबर हो जाएगा। इट मीन्स अभिक्रिया का जो वेग है वही क्या बन जाएगा? विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक बन जाएगा। अगर यहां से भी ऐसा ही कर लिया जाए, जो क्रिया कारक है ना, उनका जो सक्रिय द्रव्यमान है, अगर उसे इकाई मान लिया जाए, तो ए का सक्रिय द्रव्यमान, इसे भी इकाई मान लो तो ये भी एक बन जाएगा, और बी के सक्रिय द्रव्यमान को भी इकाई मान लिया जाएगा। ये लीजिए, तो एक की घात x करो, एक की घात y करो, एक ही रहेगा, एक को गुणा करो तो क्या आ जाएगा? के ही आ जाएगा। तो बताओ क्या आ जाएगा? अभिक्रिया का जो वेग था वही के बराबर बन जाएगा। के क्या होता है? के होता है वेग स्थिरांक। तो बताइएगा, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग, इसको परिभाषित कैसे करें? तो कहेंगे कि किसी भी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया आपके पास हो रही है, इस अभिक्रिया की ये जो वेग समीकरण है, ये जो वेग समीकरण है, अगर इसमें क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान को इकाई मान लिया जाए, तो यहां से R की सांद्रता को 1 मान लो। क्रिया कारकों के सक्रिय द्रव्यमान को 1 अगर मान लिया जाए, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वही विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है, या वही वेग स्थिरांक के बराबर होता है। क्या परिभाषा बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी, किसी अभिक्रिया के अवकलित वेग समीकरण में यदि
अवकलित वेग समीकरण में यदि क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान कितना मान लिया जाए, इकाई हो तो अगर अब अवकलित वेग समीकरण में क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान अगर इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग ही किसके बराबर होगा, उसके वेग स्थिरांक के बराबर होता है। हो तो अभिक्रिया का वेग ही उसके वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के समान होता। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वेग स्थिरांक को परिभाषित कर सकते। परिभाषा के बाद में फिर जो यहाँ पर पूछा जाता है या जो काम की चीज है, वो काम की चीज होता है अभिक्रिया का ये जो वेग स्थिरांक है के, इस के की इकाई जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक यहाँ पर होगा वो होगा अभिक्रिया वेग स्थिरांक के की इकाई। अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग स्थिरांक के की इकाई। क्या इसकी इकाई होती है, देखिए अगर मेरे पास कोई अभिक्रिया हो R जो कि P में या उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, अगर मैं इसकी अवकलित वेग समीकरण लिखूं, अवकलित वेग समीकरण, या इसको मैं इसका वेग नियम भी कह सकता हूं, या मैं इसको इसका वेग व्यंजक भी कह सकता हूं। सवाल किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो क्या होगा, तो होगा कि अभिक्रिया का वेग हिसाब से तो अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके बराबर होगा माइनस dr/dt या डेल्टा r/डेल्टा t के बराबर होगा। ठीक है। और अभिक्रिया का जो वेग है ये समानुपाती किसके होगा, अभिक्रिया का जो वेग है ये समानुपाती होगा R जो क्रिया कारक है उसके सक्रिय द्रव्यमान और इसकी कुछ ना कुछ घात होगी। ठीक है ना। सक्रिय द्रव्यमान के नियम से तो घात जो है वो किसके बराबर होगी, जो यहाँ संख्या उसी के बराबर होगी। लेकिन प्रायोगिक रूप से जब हम ये ज्ञात करते हैं तो ये घात इसकी संख्या के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, किसी न किसी घात के लिए बराबर। ऐसे लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या आ जाएगा, ये और ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर इन दोनों को मैं एक साथ मिलाकर के लिख दूं तो सीधा सीधा सा क्या आ जाएगा कि अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस dr/dt बराबर के r की घात x। ठीक है। अगर मैं इसे थोड़ा सा कठिन बना दूं, थोड़ा सा, तो मैं कह दूं कि नहीं, मेरे पास समीकरण है a प्लस बी और ये बना रहे हैं उत्पाद। ठीक है। तो a के यहाँ पर मूल होंगे n1, b के मूल होंगे n2। ठीक है। अब अगर मैं अवकलित वेग समीकरण या वेग नियम व्यंजक लिखूं यहां से, तो बताओ क्या आ जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर। अब a के संदर्भ में अलग बात होगी, b के संदर्भ में अलग बात होगी। ठीक है ना। अब मैं यहाँ माइनस dr/dt नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अब मुझे लिखना पड़ेगा माइनस dA/dt बराबर माइनस dB/dt बराबर करके फिर आगे आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इन सब की जगह में सीधा काम चला सकता है। अभिक्रिया का वेग बराबर होगा वेग स्थिरांक के, और किसके होगा, a की सांद्रता, और क्या होगी, b का सक्रिय द्रव्यमान, और इनकी जो घात है वो घात इनके बराबर भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो इसकी x और इसकी घात क्या होगी, ये y, कुछ भी हो सकती है प्रायोगिक रूप से क्या। अब आपको ये जो k है अभिक्रिया का वेग, इसकी आपको इकाई चाहिए। तो इसकी इकाई लिखने के लिए ये जो आपके पास है इसकी इकाई लिख लो, इनकी इकाई लिख लो, सबको मिला दो, इसकी इकाई आ जाएगी। अभिक्रिया का वेग, बोलो इसकी इकाई क्या होती है, वेग की इकाई क्या होती थी, पढ़ा है हमने। अभिक्रिया के वेग की इकाई होती थी मोल बटा लीटर बटा सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बराबर के तो आपको चाहिए। ठीक है।
इसकी इकाई लिख दो। ये क्या है, ए का सक्रिय द्रव्यमान, ए का सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, मोलरता या मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो ए की क्या बन जाएगी, मोल प्रति लीटर इकाई, मोल बटा लीटर। लेकिन इसकी पावर कितनी रहेगी, एक्स। बी की भी क्या रहेगी, मोल प्रति लीटर, पावर क्या रहेगी, वाई। ये सबकी इकाई हमने लिखी है। अब देखो, इसकी घात x, इसकी घात y। तो ऐसा हमने पढ़ा है कि जब दो घातीय संख्याएं हों, उनके आधार अगर बराबर हैं, घातें अलग अलग हैं, और अगर ये गुणा में हैं, तो इनकी घात आपस में जुड़ जाती है। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल बटा लीटर, ठीक है ना, LTR लिख दो, इंटू सेकेंड बराबर वेग स्थिरांक की, और क्या आ जाएगा, ये मोल बटा लीटर की घात x प्लस में y। अब अगर आपको k चाहिए, इसका इधर क्या लगा दो, भाग लगा दो, बताओ क्या हो जाएगा। तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर, इधर कौन बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है मोल, बटा में कौन है, लीटर, और कौन है, सेकेंड। उधर से भाग किसका लगा दिया, इसका तुमने भाग लगा दिया, इसका भाग लगा दिया भाई, मोल का बटा लीटर का, और घात x प्लस वाई का। इसे सॉल्व कर, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो भाग को किस में बदल दो, गुणा में बदल दो। गुणा में बदलोगे तो कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, तो k बराबर आपका रह जाएगा, क्या रह जाएगा, मोल ऐसे की ऐसे, लीटर ऐसे की ऐसे, सेकंड ऐसे की ऐसे, गुणा में क्या आ जाएगा, इसे उल्टा कर दोगे तो लीटर ऊपर चला जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा, ठीक है। घात क्या हो जाएगी, लीटर की घात हो जाएगी x प्लस वाई, और मोल की घात भी x प्लस वाई। कॉमन थी, मैंने दोनों को अलग रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो इस मोल को ऊपर लाओगे, ऊपर लाओगे तो देखो क्या है, मोल की एक घात तो पहले से यहाँ बैठी है, और मोल को ऊपर लाओगे तो ये घात कैसे हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अगर मैं इसको सीधे ही सॉल्व कर दूं, तो सीधे ही सॉल्व करूंगा तो k की जो इकाई है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मोल की घात एक, ये वाली, और इस मोल को और ऊपर उठा करके लाया हूँ। तो ये भी क्या है मेरे पास में, ये भी है मेरे पास में मोल, बट घात कैसी है, माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब लीटर की बात कर लेता हूं, ये है लीटर मेरे पास में। लीटर जो था, इस लीटर की घात ऊपर देखिएगा x प्लस वाई तो पहले से है ये वाली। अब इस लीटर को अगर ऊपर लाऊंगा तो इसकी एक घात है, ऊपर आकर के कैसी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो गुणा क्या करना है, लीटर की घात माइनस की, और सेकंड की घात माइनस एक, इसे भी ऊपर लाऊंगा तो सेकंड की घात माइनस एक हो जाएगा। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये मोल ये लीटर, तो बताइएगा k बराबर क्या आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ k बराबर आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा ये मोल, मोल की घात ये एक है ही, दो घातीय संख्याएं हैं, दोनों गुणा में हैं, आधार बराबर है तो घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो एक और ये घात आपस में जुड़ जाएगी, तो वन में से आपको क्या घटा देना है, x प्लस वाई को घटा देना है, और फिर क्या लिखना है, लीटर, ठीक है ना। लीटर की घात x प्लस वाई तो पहले से ही है, और उसमें से क्या घटा देना है, माइनस एक घटा देना है, और फिर क्या लिखना है, फिर लिखना है आपको सेकेंड, और सेकंड की घात क्या रहेगी, हमेशा माइनस एक रहेगी। इस तरीके से वेग स्थिरांक जो k है, इसका फाइनल यूनिट आ जाएगा मोल 1 माइनस एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या चीज है, वो अभिक्रिया का जो तुमने वेग नियम लिखा है ना, उसमें क्रिया कारकों की वो जो घात है ना, वो है एक्स प्लस वाई। आगे जेड भी हो सकता है, तो आगे जो भी होगा वो चलता जाएगा, ठीक है ना। लीटर के अंदर क्या करना है, जो x प्लस वाई है उसको जोड़ के उसमें से एक घटाना है, और सेकंड में हमेशा रहेगा। ये आ गया है k का मात्रक या k की इकाई। अब ये जो k का मात्रक या k की इकाई है, इसके ऊपर बहुत तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे।